हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे आपको पहले ही पता है, हम कर रहे हैं डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 8 साइंस। तो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ द पार्ट थर्ड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट होने वाला है। तो इसमें हम बात करेंगे जो रिमेनिंग 4 चैप्टर्स है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, यहाँ पे देखिए द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसमें जो एमसीक्यूज आ सकते हैं, यहाँ पे देखिए पहला वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। तो कौन नहीं होता है न्यूक्लियस में? राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, जीन। तो इसमें है आंसर पहला वाला ए जो है राइबोसोम। राइबोसोम इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर यानी एक ही सेल का बना हुआ कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। अम्यूबिया एंड पैरामीशियम, ह्यूमन, माउस और फिश। तो पहला वाला आंसर रहेगा, दैट इज अम्यूबिया एंड पैरामीशियम आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद नेक्स्ट है, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गन इज। तो क्या है बेसिक फंक्शनल यूनिट एक ऑर्गेनिज्म का? क्या है? आरबीसी, सेल, किडनी या रेनल ट्यूब्यूल। तो ये है ए बी ऑप्शन जो है सेल। सेल राइट आंसर, दिस इज द बेसिक ऑर्गन फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। इसके बाद द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? आंसर रहेगा क्लोरोफिल। इसके बाद फिफ्थ है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सेल। किसने सेल डिस्कवर की? आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, दैट इज रॉबर्ट हुक। इसके बाद छठा जो है आपका है, ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स स्टार्ट देयर लाइफ एज। कैसे? एज ए सिंगल सेल। ये आंसर रहेगा यहाँ पे सिंगल सेल। इसके बाद नेक्स्ट जो है, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। तो मल्टीसेलुलर ह्यूमनस, एलिफेंट, कोई भी हो सकता है, आप दो दे सकते हैं। नेम एनी टू सेल ऑर्गेनेलीज। तो न्यूक्लियस और राइबोसोम, ये सेल ऑर्गेनेलीज यानी सेल के अंदर होते हैं। इसके बाद व्हाट इज द सब्सटेंस यूज्ड टू सी ए सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। उसको क्या कहते हैं? स्टेन और डाई। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप एमसीक्यू जहन में रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डज एम्यूबिया यूज फॉर लोकोमोशन। कैसे वो लोकोमोशन करता है? दैट इज सीडोपोडिया। यहाँ पे देखिए सीडोपोडियम को कहते हैं। आंसर जो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के आ सकते हैं यहाँ पे, पहले आपको पता है। देखिए, डिफाइन जीन एंड इट इज फंक्शन। तो जीन क्या होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं? द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन। यानी जो बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है, यानी जो माँ बाप से होके फिर बच्चों में ट्रांसफर होता है। दे एड इन करेक्टर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑप्शन। यानी बच्चों में अपने माँ बाप के जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो वो थ्रू किससे आते हैं? जीन के थ्रू आते हैं। इसके बाद व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब। मसल टिश्यू फॉर एग्जांपल इज मेड ऑफ मसल सेल्स। यहाँ पे देखिए मसल सेल्स हैं, ये भी टिश्यू है। तो एग्जांपल रहेगी मसल सेल्स एक टिश्यू होता है। इसमें क्या होता है? टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेल्स। ये एक ही सेल्स का बना होता है पर्टिकुलर टिश्यू। व्हाट इज न्यूक्लियस? स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए, द न्यूक्लियस इज अ प्राइमरी डेंस सर्कुलर बॉडी एट द सेंटर that transport of material into and out of the cell is regulated by the nucleus. It also regulates the cell's metabolic activity. तो ये सारा काम किसका रहता है? न्यूक्लियस का रहता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद व्हाट इज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम रहता है? द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म से अलग किया जाता है, किसके थ्रू? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। It also allows materials to flow between the cytoplasm and the nuclear interior. इसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आ सकता है। देखिए, वाई इज सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड नॉट इन एनिमल सेल्स। यानी प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है, लेकिन जो एनिमल सेल्स इनमें नहीं होता है। क्यों? प्लांट सेल्स हैव ए सेल वॉल बट एनिमल सेल्स डू नॉट, सिंस प्लांट्स रिक्वायर प्रोटेक्शन। Plant cells require protection against extremes in temperature, strong wind speeds and atmospheric moisture among the other things. क्योंकि प्लांट सेल को सेफ्टी चाहिए किसमें? टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड से, या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एटसेट्रा से, तभी जाके प्लांट सेल्स में एक सेल वॉल होता है। चेंजेस यहाँ पे देख सकते हैं। What is chloroplast? Chloroplast क्या है? Define the function of the chloroplast. Chloroplast are plastids that are green in color. तो plastids होते हैं ये chloroplast। एक्चुअली किसका रंग होता है? इसका ग्रीन होता है इनका रंग। तो दे आर ग्रीन इन कलर। यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है, दे गिव द लीव्स ए ब्लूइश ग्रीन ह्यू। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स। तो
क्लोरोप्लास्ट ही वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मेन एलिमेंट होता है। इसके बाद यही डायग्राम आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। हाँ, यहाँ पे ओनियन पील ये आ सकता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनिमल सेल देखिए यहाँ पे एनिमल सेल ये जो आप कहते हैं सर कौन सा आ सकता है डायग्राम, एनिमल सेल को आप प्लीज़ इसको देखेंगे, स्टार रखेंगे इसको आराम के साथ बुक पे भी दी गई है, वहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है एनिमल सेल का। और नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन आ सकता है इसमें से वो है ये वाला क्वेश्चन, स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। 3 ही आपको वहाँ पूछे जाएंगे, अगर 3 मार्क्स का होगा तो यहाँ पर ठीक ठाक 4-5 दिए गए हैं। तो पहला है प्लांट सेल में क्या होता है, देयर इज अ सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। देयर आर प्लास्टिड्स इन प्रेजेंट, यहाँ पे प्लास्टिड्स होती है प्लांट सेल में, देयर आर नो प्लास्टिड्स इन एनिमल सेल। इंस्टेड ऑफ गोल्गी बॉडी दे हैव डिक्टोयो, तो यहाँ पे होता है गोल्गी इक्विपमेंट, किसमें, एनिमल सेल में। देयर आर नो सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स, कहाँ पे, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे होते हैं सेंट्रियोल्स होते हैं किसमें, और सेंट्रोजोम्स भी होते हैं एनिमल सेल में। तो ये आपको 2-3 वहाँ पे पता होनी चाहिए। यहाँ पे और एक है द साइज ऑफ वैक्यूल्स इज बिगर, कहाँ पे, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बिगर होते हैं और द साइज ऑफ वैक्यूल्स इज स्मॉलर इन एनिमल सेल्स। ये 2-3 रखिए आप जहन में, डिफरेंसेस क्या होते हैं प्लांट सेल में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम आ सकती है जो मैंने पहले कहा, एक तो प्लांट सेल, ये प्लीज़ आप बुक से भी देख ली, और एनिमल सेल, इनमें 2 में से एक आ सकता है। अगर आया कोई डायग्राम का इसमें से क्वेश्चन, तो या तो प्लांट सेल आपको बनानी होगी, फिर लेबल करना होगा यहाँ पे जो इसका नाम दिया गया है, और एनिमल सेल। तो ये आपके बुक पे है, आराम के साथ उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं प्लांट सेल में अंदर, उनका नाम भी दिया गया है, और यहाँ पे एनिमल सेल का भी दिया गया है, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना किसका, जो डायग्राम का आएगा, तो इन्हीं 2 में से आएगा, वरना अगर नहीं आएगा तो फिर तो ईजी रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका है यहाँ पे फ्रिक्शन, जिसके 4 मार्क्स है। चलिए ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ल्यूब्रिकेंट, इनमें से ल्यूब्रिकेंट किसको कहते हैं, जो हम लगाते हैं जिसको आप ग्रीस भी बोलते हैं, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो उसमें है वाटर, क्योंकि ऑयल भी ल्यूब्रिकेंट है, ग्रीस भी है और ग्रेफाइट भी है, लेकिन वाटर नहीं है, तो ये वाटर ल्यूब्रिकेंट नहीं, ये फ्रिक्शन काम नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू फ्लूइड, आंसर रहेगा स्पीड, इसमें स्पीड होनी, स्पीड यहाँ पे असर डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड ट्रू, तो ये नहीं आएगा आप में, आगे चलेंगे। चौथा है, ल्यूब्रिकेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच, ल्यूब्रिकेंट्स का क्या काम होता है, पहले हम, तो उनका काम होता है डिक्रीज फ्रिक्शन, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ल्यूब्रिकेंट्स यानी ग्रीस जो होती है वो डिक्रीज करते हैं फ्रिक्शन, कम करते हैं फ्रिक्शन को। नेक्स्ट है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए स्मूथ सरफेस इज, क्या होता है, लेसर, क्योंकि स्मूथ सरफेस होगी तो उस पर फ्रिक्शन कम होगा, अगर खुरदरी होगी तो इस पर जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया तो स्मूथ पे कम, इसलिए सड़कें जब प्लेन होती है फ्रिक्शन कम होती है। नेक्स्ट जो है, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ, फ्रिक्शन क्या है असल में, इट इज़ अ कंटैक्ट फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन 2 बॉडीज के दरमियान होता है ना कंटैक्ट, तो ये फ्रिक्शन वहाँ पे हो जाती है, तो इट इज़ ए कंटैक्ट फोर्स, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश द अप्लाइड फोर्स अपोजिस, क्योंकि फ्रिक्शन तभी होगी, ये अपोज करता है ना, अगर आप यहाँ से धक्का दे रहे हो, वहाँ से कुछ अपोजिट कर रहा है कोई चीज़, वहाँ से ज़मीन के साथ आप कोई चीज़ घसीट रहे हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन हो जाती है, तो अपोजिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, व्हाट इज यूज्ड इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ अ बाइसिकल टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए वहाँ पे क्या लगाया जाता है, तो ब्रेक पैड जो लगाया जाता है, ये गाड़ी में भी होता है, साइकिल में भी वही होता है, तभी जाके वहाँ पे ब्रेक लगती है। यहाँ पे देखिए, इन मनी मशीन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय, कैसे होता है आपको पहले पता होगा, विद द अप्लाइंग ऑफ बॉल बेयरिंग, तो बॉल बेयरिंग जब वहाँ पे लगती है फ्रिक्शन कम हो जाती है। व्हाट आर ल्यूब्रिकेंट्स, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ल्यूब्रिकेंट्स आर सब्सटेंसेस विच हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन 2 सरफेस, 2 सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन को कम करते हैं उनको कहते हैं ल्यूब्रिकेंट्स, जिसको आमतौर से हम ग्रीस भी कहते हैं। फ्रिक्शन इज समटाइम्स क्या होते हैं, अनडिज़ायरेबल, यानी ये अनडिज़ायरेबल, कहीं पे तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, जैसे गाड़ियाँ हैं ब्रेक्स लगाने के लिए, बाकी कहीं पे, लेकिन ये अनडिज़ायरेबल होती है। डिफाइन ड्रैग, ड्रैग क्या क्या मतलब है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग, जो फ्लूइड्स एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लगाते हैं, उसको कहते हैं ड्रैग। चलिए 1 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। गिव वन रीजन फॉर फॉलोइंग,
सोल ऑफ द शूज आर ग्रूव्ड, वाई? जो आपके जूता होता है ना, मॉडल पेपर में भी होता है ये, मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन, तो उसमें थोड़े से ऊपर नीचे वो ग्रूव्स होते हैं, यानी उससे क्या होता है, जो आपका सोल होता है जूते का या चप्पल का। तो यहाँ पे आंसर देखिए, द सोल ऑफ द शूज आर ग्रूव्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, उससे इंक्रीज बढ़ जाती है, तो आप जब चलते हैं तो आराम के साथ चलते हैं और फिसलन का खतरा नहीं होता है। इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द सर्फ, इट प्रिवेंट्स द पर्सन फ्रॉम स्लिपिंग, तो स्लिप नहीं होती है। अगर आपका जूता गिर जाता है ना ज़्यादा नीचे से, फिर फिसलन होती है, फिर गिरने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है द टायर्स ऑफ ए व्हीकल आर थ्रेडेड, वाई? तो उसमें थ्रेड क्यों होता है? जो टायर्स होते हैं गाड़ी के, टायर ऑफ व्हीकल इज थ्रेडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम सिकिडिंग बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, तो वो इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को, तो वो सिकिड ना हो जाए, यानी फिसलन जिसको कहते हैं, उसको बचाने के लिए गाड़ी में थ्रेडेड होते हैं वो। इसके बाद नेक्स्ट जो है, गिव एग्जाम्पल्स दैट फ्रिक्शन नेसेसरी फॉर एवरीडे एक्टिविटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको 2-3 एग्जाम्पल देने, क्यों ज़रूरी है फ्रिक्शन हमारी दिन ब दिन ज़िंदगी में, क्यों ये ज़रूरी है, क्या काम करता है। देखिए, व्हेन वी वॉक देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड शूज, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चल ही नहीं पाएंगे। दूसरा है वाइल ड्राइविंग देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स एंड रोड, और व्हील्स जो गाड़ी के होते हैं फ्रिक्शन करते हैं ज़मीन के साथ यानी रोड के, तभी जाके गाड़ी चलती है, वरना अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी, जैसे कि विंटर में होता है, गाड़ी फिसलेगी वहाँ पे। इसके बाद व्हेन वी राइट देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द पेन एंड पेंसिल टिप एंड द पेपर, तो जब आप लिखते हैं तो फ्रिक्शन होती है ना, तभी जाके तो आप लिख पाते हैं ना कापी पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 आप जहन में रखेंगे। नेक्स्ट है, कैन वी एलिमिनेट फ्रिक्शन कंप्लीटली, क्या हम खत्म कर सकते हैं मुकम्मल तौर? नहीं, नो वी कैन नेवर एलिमिनेट फ्रिक्शन कंप्लीट, हम मुकम्मल तौर खत्म फ्रिक्शन को नहीं कर सकते। इन एनी सिचुएशन वी कैन ओनली इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, या इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स लगा के। हाँ, ज़्यादा कर सकते हैं जब रफ सरफेस होगी, तो ये आप थोड़ा जहन में रखेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है इसमें, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन एज द फोर्स नेसेसरी टू ओवरकम फ्रिक्शन व्हेन एन आइटम बिगिंस टू मूव फ्रॉम रेस्ट, तो उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट द सेम स्पीड। दूसरा यहाँ पे है स्टैटिक फ्रिक्शन में, इट इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होती है, इट इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमेशा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये भी आ सकता है, ये थोड़ा आपको सोच के बताना होगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव ऑन ए वेट फ्लोर, वाई? क्यों हम गीले जो फ्लोर होता है ज़मीन पे नहीं चल पाते हैं, वाई? वॉकिंग ऑन ए वेट फ्लोर इज डिफिकल्ट बिकॉज द वाटर लेयर मेक्स द सरफेस स्मूथ, क्योंकि वाटर उस पर होता है जैसे मार्बल वगैरह पे, तो फिसलन का खतरा रहता है ना वहाँ पे। द वाटर कोटिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कम हो जाती है, यानी हमारा पैर पूरा ज़मीन के साथ या उस मार्बल या किसी और चीज़ पे जो जो पानी की वजह से पूरा एक तरीके से स्मूथ हुआ होता है, तो हम फ्रिक्शन नहीं कर पाते और गिरने का खतरा रहता है। मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर फुट टू मेंटेन ए फर्म ग्रास्प ऑन द फ्लोर काजिंग इट टू स्लिप, तो हम स्लिप को बचाने के लिए, अपने को गिरने से बचाने के लिए आराम के साथ चलते हैं। चलिए, इसके बाद जो एक नेक्स्ट जो है ये वाला क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको 1-2 मार्क्स आ सकता है क्वेश्चन। आपको लिखना है स्प्रिंग बैलेंस is a device that measures the force exerted on the certain object. It is made up of coiled spring that expands when force is applied to it. इसके बाद जो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये यहाँ पे आप जहन में रखेंगे, वो है हाउ डू लुब्रिकेंट्स हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये पहले हमने किया, थोड़ा कभी लंबा भी आ सकता है, 3 मार्क्स का। ये देखिए, लुब्रिकेंट सच एज ऑयल, ग्रीस एंड ग्रेफाइट एस्टैब्लिश ए थिन फिल्म बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन प्रिवेंटिंग मूविंग सरफेस फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो जब हम ग्रीस वगैरह लगाते हैं, ग्रेफाइट या लुब्रिकेंट जो भी हैं लगाते हैं, तो दो दरमियान जो मशीनों की 2 चीज़ें होती हैं, तो उनमें घिसन जो होते हैं जो एक दूसरे के साथ वहाँ पे वो घिसते हैं, तो वो कम हो जाता है कहीं ना कहीं और फ्रिक्शन कम हो जाती है। इंटरलॉकिंग ऑफ डिफेक्ट्स इज मिनिमाइज्ड एंड मूवमेंट बिकम्स मोर स्मूथ एंड एफिशिएंट। नतीजा क्या होता है, मशीन अच्छी तरीके से चलती है। ये आपके साइकिल में होता है, या आपकी बाकी बड़ी मशीनों में भी होता है, वहाँ ग्रीस लगानी पड़ती है, लुब्रिकेंट लगाने पड़ते हैं। लुब्रिकेंट्स आर केमिकल्स दैट हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन, और लुब्रिकेंट्स का यही काम है, ये फ्रिक्शन को कम करते हैं और आपकी मशीन जो भी है वो स्मूथ चलती है।
इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज ए ल्यूब्रिकेंट इन पर्टिकुलर मशीनरी, लेकिन कहीं कहीं पे ल्यूब्रिकेंट ऑयल आप नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलर ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं वही लगाने पड़ते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, इसके भी 5 मार्क्स है। तो इसमें क्या आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला है पोल्यूशन इज मेनली काज्ड बाय, किससे होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसान ही वो लोग हैं जो पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं। दूसरा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड, कहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ होता है, दैट इज ऑल ऑफ द बुक, कहाँ कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में और परफ्यूम्स में, इन तीनों चीज़ों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मोस्ट इन एयर, कौन सा है ज़्यादा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, आर्गोन। तो आपको पता है नाइट्रोजन का आंसर रहने वाला, नाइट्रोजन 78% होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। CNG क्या है, जो CNG इज ए क्लीन फ्यूल, ये क्लीन फ्यूल है, यहाँ पे बी पार्ट, ये CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म है CNG। इसके बाद मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड इज, सबसे गंदा जो रिवर दुनिया में वो कौन है, गंगा। यहाँ पे देखिए इंडिया में है गंगा सबसे पोल्यूटेड रिवर है दुनिया की, ये आप याद रखेंगे, पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया में, नॉट इन इंडिया ओनली, इट इज इन वर्ल्ड। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, और इसका आंसर जो रहेगा वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेम द गैस प्रेजेंट इन एयर, एयर में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखिए गैस इज प्रेजेंट इन एयर, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन और मीथेन, ये सब गैसेस प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा यहाँ पे एक मतलब से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर जो है, व्हाट आर नेचुरल कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, नेचुरल कॉजेज कैसे एयर पोल्यूट होता है, एक तो फॉरेस्ट फायर जो जंगल में आग लगती है, एंड स्टॉर्म जो यहाँ पे तूफान वूफान होते हैं, ये दो हवा को नेचुरली गंदा करते हैं। हाउ इज कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस्ड, ये कहाँ से आता है कार्बन मोनोक्साइड, यहाँ देखिए कार्बन मोनोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इज फॉर्म ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। इसीलिए तो जो गाड़ियाँ पुरानी हो जाती है उनको बैन किया जाता है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा कार्बन छोड़ती है बाहर, उनका जो अंदर का जो मशीनरी है वो ख़राब हो चुकी होती है, कमज़ोर हो चुकी होती है। व्हाट इज स्मॉग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क आ सकता है, यहाँ पे स्टार रखेंगे इसको। स्मॉग क्या है, डस्ट कंबाइंड विद स्मोक इज नोन एज स्मॉग, यानी डस्ट और स्मोक जब मिल जाते हैं तो उसको स्मॉग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स काज्ड बाय एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से कौन से रेस्पिरेटरी डिजीज होने का खतरा रहता है, वो है अस्थमा, इसके बाद क्या है एम्फिसिमा और ब्रोंकाइटिस, ये 3 हो सकते हैं। नेम 2 मेजर गैस इज रेस्पॉन्सिबल कोरोजन ऑफ द मार्बल ऑफ ताज महल, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है यहाँ पे स्टार। तो ताजमहल को जो करोजन हो रहा है तो कौन सी 2 गैसेस वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 2 गैसेस जो हैं तो दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर करोजन ऑफ मार्बल ऑफ ताज महल। एक्सपेंड फॉर्म अगर पूछा जाएगा CNG, मैंने पहले कहा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और यहाँ पे शॉर्ट आंसर विच गैस कैन बी कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस कौन से होते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोबारा बोल दूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा व्हाट इज पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर आप किसको कहते हो, वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, वो वाटर जो आप पी सकते हो ना वो फिट होता है पीने के लिए, उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद 3 नंबर का जो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एयर पोल्यूशन, थोड़ा इसको आप जहन में रखेंगे, एयर पोल्यूशन क्या है ये आपने पढ़ा भी होगा, इसमें डिस्कस करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं। और इसके बाद है व्हाट इज एसिड रेन, यहाँ पे देखिए एसिड रेन के मुताबिक आ सकता है, हालांकि ये 2 नंबर का भी आ सकता है। तो ये क्या है, द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द वेरियस फैक्टरीज कंबाइंड विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो फैक्ट्री से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है वो फिर वाटर वेपर जो आसमान में होता है ना एयर में, उससे मिल के फिर क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ये भी एसिड है, और नाइट्रिक एसिड बनता है। दीज एसिड पावर डाउन अलॉन्ग विद रेन, और रेन के साथ, बारिश के साथ नीचे आते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एसिड रेन, इसी का नाम पड़ जाता है एसिड रेन। एसिड रेन कैन बी हार्मफुल टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी। चलिए इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको
इसके मतलब आ सकता है डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट। थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द फिनोमिना इन विच द सन रेज आर कैप्चर्ड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटसेट्रा विच लीड्स टू इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। जो आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रीन हाउस गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो सन की जो एनर्जी है उसको ज़्यादा रेज को कैप्चर करते हैं और फिर ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, इसके ये करंट इशू है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी पढ़ के जाएंगे। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू एक्सेस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच काजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग अभी हमने बात की कि जो ये ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ज़मीन के टेम्परेचर को दिन ब दिन ज़्यादा कर रहे हैं ना, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ, इससे एक्वेटिक लाइफ को थ्रेट है, खतरा है, फ्लडिंग्स, क्योंकि जब ज़्यादा पिघल जाएंगे यहाँ पे, ज़्यादा जब टेम्परेचर तो पिघल जाएगा ना जो ग्लेशियर्स है, तो फ्लडिंग हो सकती है, यानी फिर सैलाब आ सकते हैं। लॉस ऑफ हैबिटेशन फॉर बोथ एक्वेटिक एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन्स। इसके बाद सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आ सकता है, कौन कौन से आपको लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्री व्हीकल्स, गाड़ियों से और इंडस्ट्री जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग जो लगती है। बर्निंग ऑफ फायरवुड्स एंड डंग केक्स, जो गाँव देहात में वुड्स और डंग केक्स को जलाया जाता है, वहाँ से भी धुआं निकलता है, वहाँ से भी एयर पोल्यूशन होता है। और स्टॉर्म्स, ये भी थोड़ा वहाँ करते हैं एयर को पोल्यूट। और माइनिंग एक्टिविटी, जो माइनिंग यानी जो खदानें होती हैं, वहाँ से भी एयर पोल्यूट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर ये यहाँ पे 16 है। तो लाइट को 5 मार्क्स रखे गए हैं आपके समेटेसिस में। क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं यहाँ पे। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज। तो यहाँ पे क्या आंसर रखता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड। ये मॉडल पेपर में भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको आप याद रखेंगे। हाँ, क्योंकि रफ जो सरफेस होती है तो रेज हर जगह में ऐसे ऐसे निकल के जाती है, एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती, तो उसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके बाद दूसरा जो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज कॉल्ड, ये आपको इजी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका नाम पड़ता है, तो ये ए वाला पार्ट। इसके बाद तीसरा, विच पार्ट ऑफ द आई प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर फ्रॉम एक्सीडेंट्स, अंदर वाली आँख कौन सा चीज़ बचाता है एक्सीडेंट से, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। यहाँ पे सी पार्ट, कॉर्निया प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम सेंसिटिव कंपोनेंट्स फ्रॉम डर्ट, बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। तो इन चीज़ों से बचाती है कॉर्निया, आँख को, जो अंदर होते हैं सेंसिटिव कंपोनेंट्स अंदर आँख के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो इसमें जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कौन है, तो कैल्डिस्कोप है, माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है, पेरिस्कोप। तो आंसर रहेगा कैल्डिस्कोप इसका आंसर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज, ये हमेशा रहता है बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जो हाँ यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से रे आएगी, तो ये जो बनेगा यहाँ पे, तो ये बराबर हमेशा रहता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, तो जो है रिफ्लेक्शन। चलिए इसके बाद वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ कलर्स, कितने कलर्स होते हैं उसमें, 7 कलर्स। बी पार्ट रहेगा, यहाँ पे आंसर है 7 कलर्स, वो आप याद भी रखेंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। शॉर्ट आंसर जो आ सकते हैं इसमें से, इमेज फॉर्मड ऑन प्लेन मिरर अंडरगोज, क्या होता है इसमें, लेटरल इन्वर्जन है, उसमें लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल, द रिवर्स ऑफ मिरर इमेज वायर द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड बिहाइंड द मिरर इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। नेम द पार्ट ऑफ आई विच गिव्स डिस्टिंक्टिव कलर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको अलग एक कलर रहता है, आइरिस, उसका नाम है आइरिस। आइरिस इज द पार्ट ऑफ आई दैट गिव्स डिस्टिंक्टिव कलर। द आइरिस इज कलर्ड रिंग दैट सराउंड्स आवर प्यूपिल्स एंड गिव अस आवर आईज देयर डिस्टिंक्ट कलर। अलग अलग किसी के होते हैं बुरी रंग की, किसी के वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आइरिस किस कलर का होता है। इसके बाद देखिए, द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द, इसको यहाँ ऑन ए लेयर कॉल्ड, उस लेयर का नाम क्या है, दैट इज रेटिना। रेटिना शॉर्ट में रखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट, शॉर्ट आंसर आ सकता है। देयर आर नो सेंसरी सेल्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ optic nerve and the retina, hence vision is impossible there. This is referred as blind spot, जो कि रेटिना में वहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व होती है, उसमें इंटरसेक्शन नहीं होता है, तो वहाँ पे उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, वहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं होती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई ट्रबल्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए वहाँ पे रहता है। अगर ये कम हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आई ट्रबल, जैसे यहाँ पे है जीरोप्थैल्मिया इज
is a progressive eye disease caused by lack of vitamin A. Xerophthalmia can progress to night blindness. फिर आपको शाम को दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है उस आदमी को जिसको पहले तो xerophthalmia हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए, फिर आगे चल के नाइट ब्लाइंडनेस और मोर सीरियस डैमेज टू कॉर्निया द आउटर लेयर ऑफ द आई, जो कि आगे चल के कॉर्निया को भी वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है जो क्वेश्चन आ सकता है इसके ब्रेल के रिलेटेड, हु डेवलप्ड सिस्टम ऑफ विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश इन 1821। तो ब्रेल यानी लुइस ब्रेल जिसका नाम था, ब्रेल वाज डेवलप्ड इन 1820 बाय लुइस ब्रेल एंड इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड रिसोर्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, यानी जिनको आंखों में रोशनी नहीं है, जो देख नहीं सकते हैं, वो इस यूज़ करते हैं इस सिस्टम का। किसका सिस्टम का? ब्रेल सिस्टम का। तो लुइस ब्रेल ब्लाइंड इंडिविजुअल्स रीड एंड राइट यूजिंग ब्रेल सिस्टम। तो ब्लाइंड पीपल इसी से रीड और राइट करते हैं। सेट ऑफ रेज्ड बम्प्स, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, थोड़े से छोटे से डॉट्स होते हैं ये, और डॉट्स कैन बी सेंस्ड बाय द फिंगर इन द ब्रेल सिस्टम। तो फिंगर टिप से इसको थोड़ा सा महसूस किया जाता है और वो उससे फिर आगे चल के जब मास्टर बन जाते हैं इसमें तो पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ से आने वाला है आपको क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए डिफाइन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये आ सकता है 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? ए डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज रेफर्ड टू एज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, यानी जब लाइट अलग अलग जो इसमें कलर्स होते हैं उसमें स्प्लिट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे देखिए रेनबो, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमेना दैट शो डिस्पर्शन। जब बारिश पड़ती है फिर धूप निकलती है तो वहाँ पे रेनबो जब बन के आती है 7 कलर्स में लाइट डिस्पर्स हो जाती है, दैट रेनबो इज एक्चुअली डिस्पर्शन ऑफ लाइट। चलिए यहाँ पे डिफाइन इंसिडेंट रे, ये छोटा सा आंसर आ सकता है 1 मार्क्स का। इंसिडेंट रे को बोलते हैं तो आप, और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बारे में पूछा जा सकता है। आपको यहाँ लिखना है एन इंसिडेंट रे इज डिफाइंड एज द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस। तो यहाँ पे एक सरफेस है, इसके साथ जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, फिर यहाँ से निकलेगी, ये वाली जो है ये इंसिडेंट रे होती है, ये वाली। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है आप यहाँ भी एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा इमेज आप बना सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे है रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से है ये वाली रिफ्लेक्टेड रे। चलिए इसके बाद द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, तो इक्वल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें थोड़ा सा पूछा जा सकता है, तो आपको लिखना है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेज द फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसको बराबर? एंगल ऑफ, ये पहला लॉ है किसका? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है द इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल रेज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे दिखाया गया एग्जाम्पल में, ऊपर शक्ल में भी दिखाया गया, डायग्राम में भी दिखाया गया, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। चलिए आगे चलते हैं, जो यहाँ से आने वाला है, यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको यहाँ पे डायग्राम भी बनानी पड़ सकती है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्क्राइब रेगुलर रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है, रेगुलर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस। देखिए यहाँ पे नीचे स्मूथ सरफेस और अच्छी यहाँ से रे आ रही है, यहाँ पे स्मूथली यहाँ से जा रही है, आप देख भी सकते हैं। ये डायग्राम आपको बनानी है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्रिएट्स इमेजेस, तो इससे इमेज बनती है। हाँ, इसके बाद है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना, ये भी 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। रेटिना क्या है? द लेंस डायरेक्ट्स लाइट टू रेटिना विच इंक्लूड्स नंबर ऑफ नर्व सेल्स, जिसमें नर्व सेल्स होते हैं। द नर्व सेल्स सेंसेशंस आर सब्सिक्वेंटली ट्रांसपोर्ट टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में फिर मैसेज चली जाती है। चलिए नेक्स्ट जो इसमें है जो आ सकता है, ब्रेल सिस्टम के बारे में पूछा, जैसे डॉट्स वगैरह ये आप जहन में रखेंगे, तो ये ब्रेल सिस्टम है, हाउ डज ब्रेल सिस्टम वर्क, थोड़ा सा इसको जहन में रखेंगे। और इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप बार बार पूछते हैं सर डायग्राम वाला क्वेश्चन कौन सा, तो ये आई जो है, आई के मुतलिक जब पूछा जाएगा तो वहाँ पे मोस्ट पॉसिबली आपको डायग्राम का भी पूछा जाएगा, तो ये डायग्राम आप जहन में रखेंगे, डायग्राम ऑफ आई है। यहाँ पे देखिए तो पूछा जा सकता है द शेप ऑफ द आई इज इन जनरल स्फेरिकल, आपको लिखना होगा द आई इज आउटर लेयर इज वाइट, इट इज टफ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटीरियर आई फ्रॉम डैमेज, द कॉर्निया इज द ट्रांसल्यूटेंट फ्रंट सेक्शन ऑफ द आई, द आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर टिश्यू। तो ये डिटेल अगर आपको वहाँ पे ये तो पूछनी अगर जाएगी तो 5 मार्क्स होना चाहिए, वरना अगर सिर्फ आपको कहा जाएगा कि आप बनाइए लेबल्ड डायग्राम ऑफ आई, आपको बस इतना करना है, फिर ये डायग्राम बनानी है और ये जो लेबल्ड यानी इनको लेबल करना है, यहाँ पे आपको रेटिना
फिर कोराइड, फोविया, ऑप्टिक नर्व, बाकी सारे नाम आपको लिखने होंगे। तो 3 मार्क्स यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को प्लीज़ ये डायग्राम आप नीटली थोड़ा सा प्रैक्टिस आज ही कीजिए और नाम भी याद कर लीजिए क्या क्या कौन सा पार्ट है। तो ये आ सकता है एग्जाम, इसके काफ़ी चांसेस रहेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे देखिए, राइट एनी 5 वेज टू टेक केयर ऑफ योर आइज। कैसे आप अपनी आँख को बचा सकते हैं। तो 2-3 यूज़ आप 2-3 तरीके आप याद करेंगे, थोड़ा सा माइंड रखिए। यूज़ अप्रोप्रिएट आई वियर इफ़ एडवाइज्ड। अगर आपको कोई आई वियर यानी ग्लासेस वलासेस डॉक्टर ने बोला है, तो ऑप्थोमोलॉजिस्ट, तो वो आप लगाएंगे उनकी केयर करने के लिए। दूसरा है, इट इज़ हार्मफुल टू आईज टू हैव टू लिटिल और टू मच लाइट। ज़्यादा लाइट और ज़्यादा कम लाइट भी आँखों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आई स्ट्रेन एंड हेडेक्स आर यूजली काज बाय इनसफिशिएंट लाइट। जो आई स्ट्रेन यानी आंखों में जलन जैसी और सर में दर्द, ये कम लाइट जब होती है तब ये होता है। जैसे कि आप कम लाइट में मोबाइल वगैरह देखते हो या कम लाइट में रहते हो, तो वहाँ पे भी हेडेक हो सकता है। द रेटिना कैन बी डैमेज्ड बाय टू मच लाइट। ज़्यादा अगर लाइट आप आंखों में डालेंगे, जैसे बैटरी वगैरह से कंटिन्यूसली आंख में, उससे रेटिना डैमेज हो सकता है। सच एज दैट ऑफ द सन, या आप सन की तरफ, सूरज की तरफ अगर कंटिन्यू देखेंगे तो रेटिना को प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रॉन्ग लैंप या लेजर टॉर्च, ये सभी आपको डैमेज कर सकते हैं रेटिना को। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट सन और ब्राइट लाइट। कभी भी तेज़ लाइट की तरफ, सन हो या गाड़ी की तेज़ लाइट हो, हमें उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी 1-2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है।